नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद, रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार, नए नियम 2026 से लागू। संघ लोक सेवा आयोग ने 2026 के लिए नोटिफिकेशन 4 फरवरी को जारी किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी किया। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार प्रयास और प्रपत्रता से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की इजाजत पहले जैसी नहीं रहेगी। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं आईएएस और आईएफएस को लेकर पुराने नियम जस के तस रखे गए हैं। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। जैसे किसी का 2026 में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो वह 2027 में परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने का पात्र होगा। उसके बाद अगर वह परीक्षा देना चाहता है तो उसे सेवा से इस्तीफा देना होगा। आप लोगों को बता दें कि पहले से आईपीएस को दोबारा आईपीएस नहीं, पहले से आईपीएस में चयनित या नियुक्ति उम्मीदवार सीएस 2026 में दोबारा आईपीएस नहीं पा सकेंगे। वहीं प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेंस से पहले अगर आईएएस या आईएफएस बनते हैं तो मेंस लिखने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये बदलाव यूपीएससी 2026 में पहली बार दिखेंगे। सिविल सर्विस एग्जाम 2026 में अगर ग्रुप ए और फिर आईपीएस मिलती है तो उम्मीदवार को सिर्फ एक बार यानी कि सीएसई 2026 में रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। मौका तभी मिलेगा जब उम्मीदवार को ट्रेनिंग ज्वाइन न करने की वन टाइम एग्जाम एक बार की छूट मिले। छूट फाउंडेशन कोर्स तक ही सीमित होगी। यदि उम्मीदवार न ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और न छूट लेता है तो सीएसई 2026 और सीएसई 2027 दोनों के आधार पर मिली सेवा अपने आप रद्द हो जाएगी। सीएसई 2026 से चयनित उम्मीदवार सीएसई 2027 देना चाहते हैं तो अनुमति जरूर होगी। सीएसई 2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा अनिवार्य होगा। आइए 2026 यूपीएससी सिविल सेवा की पैटर्न जान लेते हैं। वैकेंसी है 933 पदों के लिए और इसकी नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को लागू हुआ और आखिरी तारीख बता दें कि 24 फरवरी 2026 तक है। परीक्षा की तारीखें जान लेते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो 24 मई 2026 तक रहेगा और मेंस 21 अगस्त 2026 से है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो फरवरी मार्च 2027 संभावित है। किसको कितने मौके मिलेंगे? जनरल वाले को 6 मौके मिलेंगे और आयु की बात करें तो 32 साल उम्र होगी। वहीं ओबीसी की बात करें तो 9 मौके मिलेंगे और आयु की बात करें तो 35 वर्ष। वहीं एससी एसटी की कोई मौका निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं आयु की बात करें तो 37 वर्ष। योग्यता होनी चाहिए किसी अन्य मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। फाइनल ईयर के छात्र प्रीलिम्स दे सकते हैं। इंटरव्यू से पहले ही डिग्री पास होनी चाहिए। अब जान लेते हैं मेरिट सिस्टम के बारे में। मेंस की बात करें तो 1750 अंक कुल रहते हैं। वहीं इंटरव्यू में 275 अंक रहते हैं। वहीं कुल मेरिट अंक की बात करें तो 2025 रहती है अंक। फाइनल मेरिट लिस्ट केवल मेंस और इंटरव्यू के अंक के आधार पर बनती है। आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि हर साल 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट परीक्षा देते हैं यूपीएससी की। 2025 में करीब 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट ने एप्लीकेशन भरा था, जिनमें से 14,161 एस्पिरेंट प्रीलिम्स पास कर सके। मेंस तक पहुंचे 2,736 को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, जबकि 979 पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन हुआ। इससे पहले 2024 में लगभग 13 लाख से ज्यादा आवेदन आए और करीब 5.8 लाख प्रीलिम्स में शामिल हुए। वहीं 1009 पदों पर सिलेक्शन हुआ। इसी तरह 2023 में करीब 13 लाख एप्लीकेशन आए और 1016 पदों पर फाइनल सिलेक्शन हुआ। लोकसभा में पूछा गया लद्दाख के उम्मीदवारों को लैंग्वेज पेपर में छूट क्यों? लोकसभा में बुधवार को पूछा गया कि क्या लद्दाख के उम्मीदवारों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में भारतीय भाषा के क्वालिफाइंग पेपर ए से छूट देने का कोई प्रस्ताव है। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि सिविल सेवा परीक्षा के नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए बराबरी का मौका देने के लिए सरकार सुधार और जरूरी कदम उठाती रहती है। फिलहाल लद्दाख के उम्मीदवारों को भाषा पेपर से छूट देने का कोई तय नहीं फैसला घोषित किया गया है। मौजूदा नियम सीएसई रूल्स 2025 के तहत 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा का पेपर देना अनिवार्य नहीं है।
इसी के साथ दोस्तों आप लोग को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोला अनिल अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे बैंक फ्रॉड केस में। ईडी सीबीआई को फटकार, कहा जांच में देरी की अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में जांच एजेंसियों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा सीबीआई और ईडी जांच में देरी का कारण नहीं बता सकी। दोनों एजेंसियों पहले से ही काफी समय ले चुकी है, आगे ऐसी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉन माले बगाची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सीबीआई और ईडी से 4 हफ्ते में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का कहा है। कोर्ट ने यह रिकॉर्ड किया है कि अनिल अंबानी उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। असल में याचिकाकर्ता और पूर्व आईएएस अफसर ईएएस शर्मा ने अनिल के देश छोड़ने की आशंका जताई थी। सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के जरिए कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक फ्रॉड केस पर निर्देश दिया कि सीबीआई बैंक अधिकारियों के आचरण की जांच करे ताकि पता चले कि क्या फंड जारी करने में उनकी मिलीभगत थी। ईडी को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर जांच करनी चाहिए। ईडी ने कहा कि 40,000 करोड़ साइफन अपराध की कमाई 20,000 करोड़। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अनिल अंबानी के खिलाफ पहले से ही लुक आउट सर्कुलर जारी किए जा चुके हैं। मेहता ने कोर्ट को बताया कि अनिल समूह की कंपनियों के जरिए करीब 40,000 करोड़ साइफन किए जाने का आरोप है। इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी किया कि यह इतनी बड़ी रकम साइफन होने का मामला है। कोर्ट ने ईडी के हल्फनामों को रिकॉर्ड में लिया कि अपराध से अर्जित आय 20,000 करोड़ से अधिक आंकी गई है। एजेंसी 8,078 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। अनिल बोले कारोबारी घाटा कर्ज में चूक पर आपराधिक केस न बने। अनिल अंबानी की ओर से पेश वकील श्याम दीवाना ने सार्वजनिक धन की हेराफेरी के आरोप में इनकार किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब 20,000 करोड़ चुका दिए हैं। कारोबारी घाटे व कर्ज में चूक को आपराधिक केस नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था और अनिल अंबानी और एडीएजी को नोटिस जारी किया था। याचिका में आरोप है कि 2007 से 8 तक से फ्रॉड चल रहा था, लेकिन एफआईआर 2025 में दर्ज हुई। याचिका के मुताबिक 2013 से 17 के बीच आरसीओएम, रिलायंस इंफ्राटेल RITL और रिलायंस टेलीकॉम RTL ने एसबीआई और अन्य बैंक से 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था। बाद में लोन की रकम का तय मकसद के बजाय दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ। कुछ मामलों में ग्रुप की दूसरी कंपनियां को फंड ट्रांसफर किया गया। समय पर लोन चुकाने में भी चूक NPA हुई। अनिल 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। बंटवारा जून 2005 में हुआ था। मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। वे वसीयत लिख कर गए थे। मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नवंबर 2004 में पहली बार दोनों भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का झगड़ा आमने सामने आया था। परिवार में चल रहे इस विवाद में धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिला बेस परेशान थी, जिसके बाद बिजनेस का बंटवारा किया गया था। ये बंटवारा जून 2005 में हुआ था, लेकिन किस भाई को कौन सी कंपनी मिलेगी इसका फैसला 2006 तक चला। इस बंटवारे में ICICI बैंक के तत्कालिक चेयरमैन BK कामत को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोल कैल्शियम केमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंस्टीट्यूरियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां आई। छोटे भाई अनिल के पास ऑरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां थी। इसके बाद मुकेश की लीडरशिप वाली कंपनियां लगातार ग्रोथ कर रही है, जबकि अनिल के हिस्से आई कंपनियों की हालत खराब होती गई। जांच में फंड्स के गलत इस्तेमाल का खुलासा। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रिलायंस होम फाइनेंस RHFL और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस RCFL के बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। 2017 से 2019 के बीच यह बैंक ने RHFL में 2965 करोड़ और RCFL ने 2045 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट किया था। दिसंबर 2019 तक ये अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एड्स NPA बन गए। RHFL का 1353 करोड़ और RCFL का 1984 करोड़ अभी तक बकाया है। कुल मिलाकर यह बैंक को 27 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ईडी के मुताबिक ये फंड्स रिलायंस ग्रुप के दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किए गए। लोन अप्रूवल प्रोसेस में भी कई गड़बड़ियां मिली, जैसे कुछ लोन उसी दिन अप्लाई अप्रूव और डिसबर्स हो गए, फील्ड चेक और मीटिंग स्कीम हो गई, डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक या डिटेल्स मिले। ईडी ने इसे इंटेंशनल कंट्रोल फेल्योर बताया है। जांच PMLA की धारा 5(1) के तहत चल रही है और 31 अक्टूबर 2025 को अटैचमेंट ऑर्डर जारी हुए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।